नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल जड़ में जा रहे हैं, उसके पहले हिस्से पर, भाग 1। ये वो हिस्सा है जो बताता है कि भारत असल में है क्या और इसके राज्यों का ये जो पूरा ताना बाना है वो कैसे बना और कैसे वक्त के साथ बदला भी। नमस्कार। हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे पास कुछ स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, जो लग रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से बने हैं। इनमें आर्टिकल 1 से 4, फिर वो आज़ादी के बाद रियासतों का एकीकरण और उसके बाद भाषा और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन, मतलब पूरी कहानी है। तो सोचा कि आज इसी को खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये राज्यों का संघ, ये शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ और भारत का ये जो पॉलिटिकल मैप है ये कैसे इवॉल्व हुआ। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ भारत की ज्योग्राफी नहीं, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी दिखाता है। संविधान भारत को कैसे देखता है, संसद को राज्यों के मामले में क्या पावर देता है और कैसे देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, वो सब यहीं से शुरू होता है। तो फिर शुरू करते हैं सीधे आर्टिकल 1 से। ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस पर जोर है, न कि संघीय राज्य या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स पर। इस शब्द का क्या खास मतलब है यहाँ? हाँ, ये शब्द बहुत सोच समझ कर चुना गया। राज्यों का संघ कहने के पीछे दो मुख्य बातें हैं। पहली कि जो भारतीय संघ है वो अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। अच्छा, राज्य मिलकर संघ नहीं बना रहे, बल्कि संघ ने एक तरह से अपनी सुविधा के लिए राज्यों को बनाया है। और दूसरी, जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, संघ टूट नहीं सकता। इसीलिए भारत को अक्सर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज है। मतलब राज्य तो खत्म या बदले जा सकते हैं पर संघ नहीं। एग्जैक्टली। मतलब संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, नाम बदल सकती है, दो को एक कर सकती है, एक को तोड़ सकती है। राज्य तो विनाशी हो गए, पर भारत एक संघ के रूप में हमेशा रहेगा, वो अविनाशी है। ये सेंटर की मजबूती दिखाता है। समझ गई। तो इस संघ में कौन कौन से इलाके आते हैं? नोट्स के हिसाब से 3 तरह के क्षेत्र हैं, राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, और ऐसे इलाके जो सरकार बाद में अक्वायर करे। हाँ, और इन सब के नाम पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। वो एक तरह से भारत के सभी स्टेट्स और यूटीज की ऑफिशियल लिस्ट है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 2 और 3 पर। ये संसद को कुछ पावर्स देते हैं। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद कानून बनाकर संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। ये शायद बाहरी क्षेत्रों के लिए है ना, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। हाँ, आर्टिकल 2 का फोकस ज्यादातर बाहरी क्षेत्रों पर है। मान लीजिए कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उसे राज्य बनाने की पावर संसद को आर्टिकल 2 से मिलती है। पर सच कहें तो इसका इस्तेमाल कम हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 3 ज्यादा रेलेवेंट रहा है क्योंकि वो भारत के अंदर राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। हाँ, आर्टिकल 3 तो सीधे सीधे भारत के नक्शे को बदलने की शक्ति देता है। नोट्स में लिखा है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य से उसका एरिया अलग करके या 2-3 राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। हाँ, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, सीमाओं या नाम में बदलाव कर सकती है। ये तो मतलब संसद को बहुत ज्यादा अधिकार देता है राज्यों पर। अधिकार तो जबरदस्त है, बिल्कुल, लेकिन इसकी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बस मन किया और कर दिया। पहली शर्त, ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश मतलब रिकमेंडेशन जरूरी है। ओके। और दूसरी, अगर बिल का असर किसी राज्य के एरिया, बाउंड्री या नाम पर पड़ रहा है तो राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य के विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे उनकी राय जानने के लिए। एक टाइम लिमिट के अंदर उन्हें अपनी राय देनी होती है। तो क्या राज्य की राय माननी पड़ती है संसद को? नहीं, यही खास बात है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। दे आर नॉट बाउंड बाय इट। वो राय को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। फाइनल फैसला संसद का ही होगा। अच्छा, ये फिर से दिखाता है कि सेंटर कितना मजबूत है और देश की एकता को प्रायोरिटी दी गई है। यानी राज्यों की इच्छा से ज्यादा संघ की एकता महत्वपूर्ण है। अब आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई कानून जिससे फर्स्ट या फोर्थ स्केड्यूल में बदलाव हो, उसे आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। देखिए, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रोसेस दिया है
जिसके लिए आमतौर पर संसद की स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जो मुश्किल होती है हासिल करना। हाँ, मुश्किल होती है, लेकिन आर्टिकल 4 ये साफ कर देता है कि राज्यों की सीमाएं बदलने, नए राज्य बनाने जैसे कामों के लिए, मतलब आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वालों ने राज्यों को बदलने की प्रक्रिया जानबूझकर फ्लेक्सिबल रखी, आसान रखी। आसान बना दिया। ये तो हुई संविधान की बात। अब जरा चलते हैं आज़ादी के वक्त पर। नोट्स कहते हैं कि तब ब्रिटिश इंडिया के अलावा लगभग 565 देसी रियासतें थीं। इनको एक साथ लाना तो बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। चैलेंज, ये तो भारतीय इतिहास का शायद सबसे नाजुक और मुश्किल काम था। आज जो हम भारत देखते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें, अपने अपने राजा, नवाब, इनको भारत में शामिल करना एक क्या कहते हैं भागीरथ कार्य था। इसका क्रेडिट मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री थे, और उनके सचिव वीपी मेनन को जाता है। उनकी समझदारी, डिप्लोमेसी और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती ने ही इसे मुमकिन बनाया। ज्यादातर तो मान गए थे शायद, पर 3 का नाम बार बार आता है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इनके साथ क्या हुआ था? हाँ, ये 3 थोड़े मुश्किल केस थे। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर जनता भारत के साथ। नवाब भागा तो भारत ने जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराया, लोगों ने इंडिया चुना। अच्छा। हैदराबाद का निजाम आजाद रहना चाहता था, जो भारत के बीचों बीच मुमकिन नहीं था। बातचीत फेल हुई तो पुलिस एक्शन लेना पड़ा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। सितंबर 1948 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। और कश्मीर? कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भी पहले तो आजाद रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान से कबायलियों ने हमला किया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी और विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। तो इस तरह ये रियासतें भी भारत में आ गईं। और फिर 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब राज्यों को शायद अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया था, पार्ट ए, बी, सी, डी जैसा कुछ। हाँ, 1950 में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, पार्ट ए, बी, सी और डी। पार्ट ए में पुराने ब्रिटिश प्रांत थे, गवर्नर वाले। पार्ट बी में बड़ी रियासतें, पार्ट सी में छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नर वाले प्रांत, और पार्ट डी में सिर्फ अंडमान निकोबार। पर एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। टेम्पररी क्यों? क्या ये सिस्टम ठीक नहीं था? ये सिस्टम हिस्टोरिकल था, लॉजिकल कम, और जल्दी खासकर साउथ इंडिया से भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की मांग उठने लगी। लोगों को लगा कि भाषा और कल्चर एक हो तो एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट बेहतर होगा। तो सरकार ने क्या किया इन मांगों का? कुछ कमिटियां बनी। हाँ, सरकार ने ध्यान दिया। पहले जून 1948 में एसके धर कमीशन बनाया। धर कमीशन ने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी, लेकिन उन्होंने भाषा के आधार को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि इससे देश की एकता को खतरा है, प्रशासनिक सुविधा देखो। लेकिन लोग तो भाषा के आधार पर मांग रहे थे, तो धर कमीशन की रिपोर्ट से तो और गुस्सा आया होगा। बिल्कुल, बहुत असंतोष हुआ। तो फौरन दिसंबर 1948 में ही कांग्रेस ने अपनी कमेटी बनाई, जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। हाँ, जेवीपी। इस कमेटी ने भी अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाई अभी भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक नहीं है। हालांकि ये माना कि अगर जनता की भावना बहुत ज्यादा मजबूत है तो सोचा जा सकता है। यानी दोनों शुरुआती कमेटियों ने लिंग्विस्टिक बेसिस को एक तरह से नकार दिया। फिर ये मांग कैसे पूरी हुई? आंध्र प्रदेश वाली कहानी आती है शायद अब। हाँ, असली टर्निंग पॉइंट आंध्र प्रदेश के आंदोलन से आया। मद्रास प्रांत के जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो बहुत टाइम से अलग राज्य मांग रहे थे। जेवीपी कमेटी ने भी मना कर दिया तो आंदोलन तेज हो गया। और इसी बीच एक बड़े गांधीवादी नेता थे पुट्टी श्रीमुलु। हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्होंने अलग आंध्र राज्य के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिन के अनशन के बाद दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई। ओह! इसका असर क्या हुआ? तो उनकी मृत्यु से पूरा तेलुगु एरिया भड़क उठा। जबरदस्त हिंसा हुई, प्रदर्शन हुए, केंद्र सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, मद्रास से तेलुगु हिस्से को अलग करके। तो आंध्र प्रदेश के बनने ने एक तरह से गेट खोल दिया बाकी भाषाई राज्यों के लिए। बिल्कुल, एक बार भाषा के आधार पर राज्य बन गया तो फिर देश के दूसरे हिस्सों से भी ऐसी मांगें जोर पकड़ने लगी। सरकार के लिए अब इसे इग्नोर करना मुश्किल था। तो इस पूरी सिचुएशन को संभालने और राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाने के लिए सरकार ने दिसंबर 1953 में एक कमीशन बनाया। ये फजल अली कमीशन है ना, जिसका जिक्र नोट्स में है? हाँ, वही।
अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस फजल अली और 2 मेंबर थे के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू। इसीलिए इसे फजल अली कमीशन भी कहते हैं। इनका काम था राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर गहराई से सोचना। तो इस कमीशन ने क्या रास्ता बताया? क्या इन्होंने भाषा को बेसिस माना? कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी सितंबर 1955 में। उन्होंने माना कि हाँ, भाषा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है राज्यों के पुनर्गठन में। एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन में आसानी होती है, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। उनका कहना था कि सिर्फ भाषा ही नहीं, देश की एकता, सुरक्षा, फाइनेंशियल वायबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, डेवलपमेंट प्लान्स, इन सब को भी बराबर वजन देना होगा। और उन्होंने सिफारिश की कि वो जो पार्ट ए, बी, सी, डी कैटेगरीज थी, उन्हें खत्म करके सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। और सरकार ने ये सिफारिशें मानी? हाँ, मोटे तौर पर कुछ छोटे मोटे बदलावों के साथ सरकार ने कमीशन की सिफारिशें मान ली। इसी के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आया। और 1 नवंबर 1956 को भारत का नक्शा काफी हद तक बदल गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो 1956 में 14 राज्य और 6 यूटीज बन गए। लेकिन जैसा कि नोट्स में लंबी लिस्ट दिख रही है, ये कहानी यहीं रुकी नहीं। इसके बाद भी नए राज्य बनते रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। 1956 एक बड़ा पड़ाव था, पर आखिरी नहीं। भारत का पॉलिटिकल मैप उसके बाद भी लगातार बदलता रहा, जरूरत के हिसाब से, मांगों के हिसाब से। पूरी लिस्ट तो लंबी है, पर कुछ मेन ट्रेंड्स देख सकते हैं। हाँ, बताइए। जैसे भाषा का असर जारी रहा। 1960 में बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ बने। फिर नॉर्थ ईस्ट पर काफी फोकस रहा 60s और 70s में। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य बने। बाद में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य बने। ये ज्यादातर ट्राइबल आइडेंटिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड था। सही। कुछ यूटीज को बाद में स्टेटहुड मिला, जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा। और हाल के दशकों में बड़े राज्यों को बांटा गया, जैसे 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। हाँ, और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। बिल्कुल। और सिक्किम का विलय 1975 भी एक यूनिक केस था। पहले सहराज्य, फिर पूर्ण राज्य। वाह, तो ये राज्यों का बनना बदलना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है। भाषा, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल पहचान, कई फैक्टर रहे हैं। नोट्स में एक ट्रिक भी दी है राज्यों के बनने के क्रम की। आम गनाह है मैम, तुसी गांव और मौज लो। शायद एग्जाम के लिए काम आए। हाँ, ये निमोनिक्स हेल्प करते हैं याद रखने में। और एक बात और है, आर्टिकल 371, इसके तहत कुछ राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी हैं। हाँ, इसका भी जिक्र है। 371 से 371J तक महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटक। इसके लिए भी ट्रिक है NASM GK। पर ये स्पेशल प्रोविजंस क्यों? यह आमतौर पर उन राज्यों के कुछ पिछड़े इलाकों के डेवलपमेंट के लिए, या वहां की ट्राइबल आबादी के हितों की रक्षा के लिए, या लॉ एंड ऑर्डर की खास जरूरतों के लिए, या किसी हिस्टोरिकल एग्रीमेंट की वजह से होते हैं। ये दिखाता है कि इंडियन फेडरलिज्म में यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी और स्पेशल नीड्स के लिए भी जगह है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ये साफ है कि संविधान का भाग 1 भारत को एक मजबूत लेकिन साथ ही लचीले राज्यों के संघ के तौर पर देखता है। एक ऐसा संघ जिससे कोई अलग नहीं हो सकता, पर जिसकी अंदरूनी बनावट को देश हित में बदला जा सकता है। हाँ, हमने देखा कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 कैसे संसद को पावर देते हैं, और आर्टिकल 4 कैसे उस पावर को इस्तेमाल करना आसान बनाता है। फिर हमने रियासतों के एकीकरण से लेके राज्यों के पुनर्गठन की वो पूरी कहानी देखी। धर कमीशन, JBP कमेटी, फजल अली कमीशन। सही। तो मुख्य बातें जो याद रखनी है, भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1। संसद सिंपल मेजॉरिटी से राज्यों को बदल सकती है, आर्टिकल 3 और 4। और ये राज्यों का बनना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया रही है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। एक तरफ संविधान संसद को इतनी शक्ति देता है राज्यों को बदलने की, दूसरी तरफ अलग अलग क्षेत्रों की अपनी पहचान है, अपनी आकांक्षाएं हैं। इन दोनों के बीच ये जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है, और क्या भविष्य में बदलते समय के साथ राज्यों के पुनर्गठन की कोई नई मांगे या नए आधार सामने आ सकते हैं? जरूर। ये सोचने वाली बात है कि ये बैलेंस आगे कैसे काम करेगा। आज इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।